अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं। एंजाइम्स को पहली मरतबा फ्रेडरिक विल्हेम कोने ने 1878 में डिस्कवर किया था, जिसको बाद में नाम दे दिया गया था एंजाइम्स का। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में इस्तेमाल हुए बगैर किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स के अंदर एक पार्टिकुलर जगह होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, जहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। एंजाइम जिस भी पार्टिकल पर एक्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड करता है और केमिकल रिएक्शन करता है तब हम उसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और रिएक्शन करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम फिर से रिएक्शन करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एंजाइम रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। एंजाइम की नेचर प्रोटीनियस होती है, यानी कि एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स के अंदर एक स्पेशल रीजन होता है जिसे हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, जहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और एंजाइम जिस भी पार्टिकल के ऊपर वर्क करता है उस पार्टिकल को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। इसी एक्टिव साइट की शेप होगी, सबस्ट्रेट की भी वैसी ही शेप होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पर आकर बाइंड करेगा तब केमिकल रिएक्शन होगा और जो सबस्ट्रेट होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि किसी भी सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ केमिकल रिएक्शंस होने के बाद रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में ब्रेकडाउन होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सबस्ट्रेट बाइंड करने के बाद एक लार्ज मॉलिक्यूल भी बना सकता है। एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी केमिकल को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है। एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है एक पर्टिकुलर रीजन जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, या ब्रेकिंग और फॉर्मेशन का अमल होता है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव साइट का एक खास शेप, बिहेवियर और केमिकल बिहेवियर होता है। अमाइनो एसिड और एक्टिव साइट के मखसूस होने की वजह से एंजाइम सिर्फ अपने ही खास सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड कर सकते हैं, किसी और के साथ बाइंड नहीं कर सकते। एक्टिव साइट के अलावा इनऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम वगैरह, जिन्हें कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर कैटाइन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो एक्टिव साइट से बाइंड करके एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम लोग कोएंजाइम्स कहते हैं। ये भी एक्टिव साइट के साथ कुछ देर के लिए बाइंड करते हैं, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा यहाँ पर बाउंड रहते हैं। एंजाइम्स अपना मखसूस काम सिर्फ इन्हीं की मौजूदगी में कर सकते हैं। कुछ एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं जो कि कुछ खास किस्म के आयंस के साथ मिलकर अपनी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। वो आयंस कोएंजाइम भी हो सकते हैं, कोफैक्टर भी। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और इनऑर्गेनिक होता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। और कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे एटीपी, एनर्जी, एनएडीपी वगैरह। कोएंजाइम्स और कोफैक्टर मिलकर और इनएक्टिव एंजाइम, जिसे हम लोग एपो एंजाइम भी कहते हैं, ये दोनों मिलकर कॉन्जुगेट एंजाइम बनाते हैं, जिसे हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं। यानी कि कॉन्जुगेट एंजाइम जिसे होलो एंजाइम कहते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक ओपो एंजाइम और दूसरा कोफैक्टर या कोएंजाइम। अब हम बात करते हैं कि एंजाइम के कितने मॉडल्स आए। ई-एन-लॉग मॉडल को एमिल फिशर ने 1898 में एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि जैसे एक पर्टिकुलर लॉग की एक पर्टिकुलर की होती है, उसी तरीके से एक एंजाइम के पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है जो उसी पे फिट होता है। अब हम बात करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल की, जो कि कोशलैंड ने 1959 में दिया था। उसने कहा था कि एक्टिव साइट
सबस्ट्रेट के मुताबिक थोड़ी सी चेंज होती है ताकि सबस्ट्रेट अच्छे तरीके से फिट हो सके। इसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, यानी कि थोड़ी सी चेंजिंग होना एक्टिव साइट के अंदर, थोड़ी सी चेंजिंग होती। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकते हैं। एंजाइम्स सेंसिटिव इन नेचर होते हैं, ये थोड़ी सी भी तब्दीली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सकते हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। टेबल टेम्परेचर जिस पर एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी करता है वो 37 डिग्री से 40 डिग्री पर होता है, जिसे ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कहते हैं। टेम्परेचर में कमी से एंजाइम फ्रीज हो जाते हैं, जबकि टेम्परेचर के बढ़ने से एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर होता है पीएच। एंजाइम के अंदर मौजूद अमाइनो एसिड या तो एसिडिक होते हैं या फिर बेस होते हैं। पीएच में ज़रा सी भी चेंजिंग इन अमाइनो एसिड्स को ख़राब कर सकती है, वजह से उनके लिए सबस्ट्रेट से बाइंड करना मुश्किल होता है। चेंजिंग की वजह से भी एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन से मुराद है कि कितने एंजाइम्स हैं और कितने सबस्ट्रेट हो सकते। जितने ज़्यादा एंजाइम्स और जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट होंगे, केमिकल रिएक्शंस उतने ज़्यादा होंगे। ये भी एक ख़ास हद तक महदूद होते हैं, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस नहीं होता। इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। इनहिबिटर्स हम उन्हें कहते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटी को कम करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स दो तरीके के होते हैं। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स जो कि सबस्ट्रेट जैसे दिखते हैं और ये एक्टिव साइट पर अटैच होकर सबस्ट्रेट को जुड़ने नहीं देते और केमिकल रिएक्शन नहीं होते। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट के अलावा कहीं और बाइंड करते हैं और ये एक्टिव साइट की शेप चेंज कर देते हैं, जिससे सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाते और केमिकल रिएक्शन नहीं होता।